नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर। झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका। ईडी समन मामले में मिली अंतरिम जमानत राहत रद्द। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की मांग ठुकराई। अब हेमंत सोरेन को कोर्ट में होना पड़ेगा पेश। झारखंड हाई कोर्ट से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को ईडी समन उल्लंघन मामले में दी गई अंतरिम राहत वापस ले ली है। यह मामला रांची की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में ईडी की ओर से दायर की गई शिकायत पर लंबित है। अब हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इस मामले की जानकारी रखने वाले हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता ने बताया कि यह फैसला न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की पीठ में हुआ। मामले से जुड़े एक अधिवक्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अंतरिम राहत बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। अदालत ने 4 दिसंबर 2024 को जारी अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए रांची की एमपी एमएलए कोर्ट को मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। निचली अदालत इस मामले में पहले ही 28 नवंबर की तारीख तय कर चुकी थी। तमाम जानकारियों के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। ईडी समन मामले में मिली अंतरिम राहत को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हेमंत सोरेन के लिए ये कितना बड़ा झटका है? जी देखिए अंकिता, ये समन की अवहेलना से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत समाप्त हो गई है। हाईकोर्ट ने उनको 4 दिसंबर 2024 को एक जारी अंतरिम आदेश को समाप्त कर दिया है, जिसके तहत उनको व्यक्तिगत रूप से फिजिकली एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थिति के लिए उनको अस्थायी रूप से राहत देने से इनकार कर दिया। सीएम ने जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उन्होंने सीआरपीसी की धारा 225 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्होंने छूट करने के लिए मांग की थी, लेकिन जो कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट में सुनवाई निचली अदालत में जो है अब इसकी ट्रायल की प्रक्रिया जारी रहेगी और ये जो है स्पष्ट रूप से ये आदेश दिया गया है कि अब आपको व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में उपस्थिति होना ही होगा। बहरहाल ये तो आने वाली दिनों में बताएंगे। ये तो क्या होगा इस पर तो हाईकोर्ट की जब ट्रायल चलेगी और इस पर जब इन पर कोई फैसला आएगा तभी पता चल पाएगा। जी अंकिता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार एसआईआर का मामला। एसआईआर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बिहार एसआईआर में काटे गए नामों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई। बिहार एसआईआर मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान बिहार एसआईआर मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वो दूसरे व्यक्तियों के आवेदन पर लिस्ट से हटाए गए 3,66,000 लोगों के बारे में जानकारी दे। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से भी कहा था कि वो जल्द उन लोगों की जानकारी इकट्ठा करके लाइए जिनका नाम बिना कारण बताया काटा गया है। आपको बता दें, बिहार एसआईआर मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान बिहार एसआईआर मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग से हलफनामा दाखिल करने को कहा गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वो दूसरे व्यक्तियों के आवेदन पर लिस्ट से हटाए गए 3,66,000 लोगों के नाम के बारे में जानकारी दें। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से भी कहा था कि वो उन लोगों की जानकारी इकट्ठा करके लाएंगे जिनका नाम लिस्ट के कारण काटा गया था। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ गए हैं। विवेक, पूरे मामले को विस्तार से बताइए। दरअसल एसआईआर के मामले पर लगातार जो याचिकाएं हैं वो दाखिल की गई, इन पर सुनवाई हो रही है और आज भी सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो याचिका करता थे उनकी तरफ से दलीलें दी गई थी। उनको सुनने के बाद उनसे कहा था कि कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करके ले आइए जिनके नाम इनसे काटे गए हैं, और जो आपने दलीलें दी हैं इसके ऊपर नोटिस को चुनाव आयोग को कहा था कि वो अपना जवाब दाखिल करेंगे, और चुनाव आयोग इसका जवाब जो है कॉपी याचिकाकर्ता को देंगे और याचिकाकर्ता वो 10 दिनों के मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे। तो चूंकि बिहार एसआईआर के साथ ही तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत जो कई पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिविजुअल्स जो है उन्होंने एसआईआर को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं, जिसमें चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर कोर्ट उनसे जवाब मांग चुका है। तो चूंकि कल तमिलनाडु की तरफ से इस मामले पर एक याचिका दाखिल की गई थी डीएमके प्रमुख की तरफ से, और ये कहा गया था कि जो एसआईआर है वो नोटिफिकेशन उसको रद्द किया जाए। तो चूंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को सुनवाई करने को तय कर रखी है, लेकिन जो बिहार के साथ तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत कई और अन्य याचिकाएं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बिहार से ये मामला शुरू हुआ था, इसके बाद 12 और अलग राज्यों में एसआईआर शुरू किया गया था, और फिलहाल इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पूरे देश के अन्य जगहों पर भी पूरे देश में एसआईआर किया जाएगा। तो उनको लेकर लगातार चुनौतियां चल रही हैं, और हर बार सुप्रीम कोर्ट ये मामला में इसमें सुनवाई करता है और कोई डायरेक्शन पास करता है जैसे कुछ रिलीफ मिल सके। तो आज भी उम्मीद की जा रही है कि आज की सुनवाई में जरूर कोई एक डायरेक्शन पास कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले स्पष्ट कर चुका था कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इस पर हम कोई रोक लगा नहीं सकते, और ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है जिसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जो उसकी लीगलिटी है उसको हम चेक करेंगे, उसी को सुप्रीम कोर्ट चेक कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के वसई में क्लोरीन गैस विस्फोट जैसा हड़कंप। क्लोरीन गैस विस्फोट हादसे में 18 लोग घायल, 1 की मौत। फायर ब्रिगेड कर्मी भी हादसे के चपेट में। मुंबई में सटे वसई में भयावह हादसा सामने आया है, जब पानी टंकी पर लगे क्लोरीन सिलेंडर में अचानक हुई लीकेज ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जहरीली गैस के तेज रिसाव के कारण 18 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें वसई विरार महानगर पालिका के 4 फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। घायलों को वसई के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका उपचार कर रही है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कई घायलों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें, मुंबई से सटे वसई में भयावह हादसा सामने आया है, जब पानी टंकी पर लगे क्लोरीन सिलेंडर में अचानक से लीकेज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जहरीली गैस के तेज रिसाव के कारण 18 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें वसई विरार महानगर पालिका के 4 फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि भी सामने आई है। घायलों को वसई के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। स्थिति नियंत्रण में है हालांकि, लेकिन कई घायलों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता सरजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरजीत, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के वसई विरार में ये हादसा हुआ था, जिसमें पानी की टांकी सफाई के दरमियान जो गैस है वो लीक हो गया था। गैस की जो टांकी है वो 15 साल पुरानी बताई जा रही है। लीक के कारण वहां पे आसपास जो वहां पे लोग रहते थे, उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कतें हुई। कुछ लोग वहां से जो है दूर चले गए, लेकिन जो नहीं जा पाए उसमें से एक जो युवक है 49 साल का, उसकी वहां पे सांस लेने में दिक्कत हुई थी और अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते उनकी मृत्यु हो चुकी है। 18 लोग इसके शिकार हुए हैं, सबका उपचार किया जा रहा है। हालांकि जो गैस के जो इसमें जो लीकेज हुआ था उसकी जांच की जा रही है, और इसमें कुछ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं। तो पूरे मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है। लेकिन जो गैस जो लीकेज की स्थिति थी, आसपास के पूरे परिसर में सांस लेने में काफी दिक्कतें हुई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की जो दूसरी टीम है वहाँ पहुंची थी और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि इस पूरे मामले की भी जाँच की जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। अगली बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज के कैंसर पीड़ित शिक्षिका के स्थानांतरण का मामला। बेसिक शिक्षा परिषद से सचिव के जवाब पर कोर्ट ने जताया असंतोष। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताया असंतोष।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित शिक्षिका के स्थानांतरण के संदर्भ में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्हें अगली सुनवाई पर उपस्थित होने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पीडिया ने शाहजहांपुर की कल्पना शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कैंसर से पीड़ित याची सहायक अध्यापिका के स्थानांतरण अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की थी, क्योंकि न्यायालय ने इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही आश्चर्य और हैरानी की बात है कि प्राधिकारियों ने याची के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बजाय तकनीकी आधार पर उसके अनुरोध को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित शिक्षिका के स्थानांतरण के संदर्भ में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव उसके जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्हें अगली सुनवाई पर उपस्थित होने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पीडिया ने शाहजहांपुर की कल्पना शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। वहीं पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कैंसर से पीड़ित याची सहायक अध्यापिका के स्थानांतरण अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की थी, क्योंकि न्यायालय ने इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही आश्चर्य और हैरानी की बात है कि प्राधिकारियों ने याची के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बजाय तकनीकी आधार पर उसके अनुरोध को खारिज कर दिया है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, पूरा मामला विस्तार से बताइए। लगता है आलोक तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे दोबारा से जानेंगे। आपको फिर से बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित शिक्षिका के स्थानांतरण के संदर्भ में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्हें अगली सुनवाई पर उपस्थित होने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने शाहजहांपुर की कल्पना शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कैंसर से पीड़ित याची सहायक अध्यापिका के स्थानांतरण अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की थी, क्योंकि न्यायालय ने इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया था। एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। शिक्षिका है शाहजहांपुर में, ये कैंसर से पीड़ित है और मां है, स्थानांतरण यानी तबादले की मांग की थी, जिसपे बेसिक शिक्षा परिषद ने इनके तबादला का जो प्रार्थना पत्र था उसको अस्वीकार कर दिया था। इस पर बेहद नाराजगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई और कहा है कि ऐसे गंभीर मामले जिनमें सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनका स्थानांतरण कर देना चाहिए था, उसको तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव अदालत में उपस्थित होकर बताएं कि ऐसी क्या ग्राउंड से, ऐसी क्या, वो देखिए कैंसर पीड़ित अध्यापिका का प्रार्थना पत्र, स्थानांतरण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया, तो उनको तलब कर लिया गया। अब उनको ये जानकारी देनी है कि आखिर उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार उनके प्रार्थना पत्र पर क्यों नहीं किया गया, जबकि वो कैंसर से पीड़ित अध्यापिका हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल को लेकर भारत ने चीन को दिया मुंह तोड़ जवाब। भारतीय विदेश मंत्रालय का ड्रैगन को दो टूक जवाब। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग, चीन सच नहीं बदल सकता। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग। पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश की महिला के पासपोर्ट को अवैध बताने पर भारत ने चीन को सख्त जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के संबंध में चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बयान देखे हैं। उसके पास वैध पासपोर्ट था और वह संघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जापान की अपनी आगे की यात्रा पर जा रही थी।
चीनी विदेश मंत्रालय के बयानों के संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग और अविभाज्य अंग है। वह एक स्वतः सिद्ध तथ्य है। चीनी पक्ष द्वारा चाहे जितना भी इनकार किया जाए, यह निर्विवाद वास्तविकता बदलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हिरासत के मुद्दे को चीनी पक्ष के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया गया है। चीनी अधिकारी अभी भी अपनी कार्यवाही का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रण करने वाले कई सम्मेलनों का उल्लंघन है। चीनी अधिकारियों की कार्यवाही उनके अपने नियमों का भी उल्लंघन करती है, जो सभी देशों के नागरिक के लिए 24 घंटे तक वीजा मुक्त पारगमन की अनुमति देते हैं। आपको बता दें, पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश की महिला के पासपोर्ट को अवैध बताने पर भारत ने चीन को सख्त जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के संबंध में चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बयान देखे हैं। उसके पास वैध पासपोर्ट था और वह संघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जापान की अपनी आगे की यात्रा पर जा रही थी। चीनी विदेश मंत्रालय के बयानों के संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य अंग है। वह यह स्वतः सिद्ध तथ्य है। चीनी पक्ष द्वारा चाहे जितना भी इनकार किया जाए, यह निर्विवाद वास्तविकता बदलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हिरासत के मुद्दे को चीनी पक्ष के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया गया है। चीनी अधिकारी अभी भी अपनी कार्यवाही का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रण करने वाले कई सम्मेलनों का उल्लंघन है। चीनी अधिकारियों की कार्यवाही उनके अपने नियमों का भी उल्लंघन करती है, जो सभी देशों के नागरिकों के लिए 24 घंटे तक वीजा मुक्त पारगमन की अनुमति देते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।